हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी के डिमांड पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। आप जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे आपको जीके जीएस की क्लास देखने को मिलती है। यहाँ पर साथियों आपको सामान्य हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस यानी ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर इस चैनल पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। थ्योरी क्लासेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर जो है पिछले वर्ष को क्वेश्चंस को शामिल किया जा रहा है और कुछ नए प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको करना क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलना है। अगर आप लोग अभी से जो भी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको कोई समस्या नहीं होगी, बेहतर स्कोर होगा आपका। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर भी देते हुए चलें। और यहाँ पर जो आपको फैक्ट बताए जाएंगे हर एक प्रश्न में, वो फैक्ट आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। वही फैक्ट यहाँ पर शामिल किए जाएंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को और आपका दिया है यहाँ पर शनि को। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। यदि आपको आंसर पता होगा आप आंसर जरूर करिएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर बात करें हम सबसे पहले बुध की, तो बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात करें अगर हम शुक्र के बारे में, ध्यान रखिएगा शुक्र के बारे में कई पॉइंट्स हैं और यहाँ से एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो पॉइंट मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताऊंगा उनको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तब आप कहेंगे शुक्र। ठीक है, और भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे बोलते हैं? शुक्र को मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा कहा जाता है। इवनिंग स्टार या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को ही जो है इवनिंग स्टार या सांझ का तारा कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को ही जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति के बारे में बात करें साथियों, आप जानते हैं कि सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और शनि की बात करें तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह में वलय यानी रिंग पाया जाता है, वो है आपका शनि। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं, शानदार, जबरदस्त, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? यहां पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कोशिश करिएगा एक बार। तो जो साथी यहां पर जा रहे हैं, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप जानते होंगे, आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो एनफील्ड राइफल में जो है सूअर और गाय की चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग की खबर ने जो है सैनिकों में असंतोष फैलाया, जो तत्कालिक जो है कारण बना। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, तो आप बताएंगे चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 1857 की क्रांति जो थी, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ध्यान रखिएगा 10 मई 1857 को जो है इसकी शुरुआत हुई। कहां से? मेरठ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी पॉइंट आप याद रखें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कोशिश करिएगा, बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, यकृत पर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यकृत यानी लीवर जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, साथियों आप सभी को पता होना चाहिए यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस का जो है स्राव करती है। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों सवाल पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आप बताएंगे थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि जो है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये भी पॉइंट साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा।
शरीर क्रिया विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, कवक विज्ञान, जीव विज्ञान, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों अगर आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। कवक विज्ञान या आप कह सकते हो माइकोलॉजी, क्या भाई, माइकोलॉजी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे यहीं पर सवाल पूछे कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तब आप बताएंगे फाइकोलॉजी। क्या भाई, फाइकोलॉजी जो है शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साथियों, नीति निर्देशक तत्व से जो है कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। अगर आप यूपी बीएड का पेपर उठाकर देखेंगे या बिहार बीएड का पेपर उठाकर देखेंगे या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका पेपर अगर आप देखेंगे तो भी आप पाएंगे कि यहां से सवाल जो है बन चुका है पेपर में। तो भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आप लोग कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर जो भी साथी जा रहे हैं सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब देखिएगा यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से, जहां से एग्जाम में सवाल हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि ये जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तब आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। और इसका उल्लेख यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप बताइएगा अनुच्छेद 36C51 के तहत इसको रखा गया है। भाग पूछेगा 4 बताइएगा, भाग 4। अनुच्छेद पूछेगा तब आप बताइएगा 36C51। और ये अवधारणा यानी नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग यहां पर दीजिए। चलिए भाई, कोशिश करते हुए आप लोग जरूर चलिएगा। यहां पर आपका सही आंसर क्या है? सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कम वेतन में विशाल अस्थायी सेना के भरण पोषण के लिए वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित किए थे। तो यहां पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर सभी प्यारे दोस्त देंगे। बताइएगा, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा और इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास होती है जीके जीएस की सुबह 11:30 बजे, ये क्लास जो है आप अगर यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को डेली सुबह 11:30 बजे आप लोग जरूर कवर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जरूर इसको आप लोग कवर करें, ठीक है। तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आपका है सिक्किम, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ लगभग साथियों 579 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। और नेपाल के साथ साथियों सबसे लंबी सीमा किसकी है? बिहार साझा करता है, ठीक है। नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है? कौन सा राज्य? बिहार राज्य साझा करता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यानपूर्वक याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 और आपका दिया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 8 दिया है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। प्रयास करिए उत्तर देने के लिए सभी प्यारे साथी। चलिए, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए
कि अगर आपसे सवाल पूछे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं साथियों जहां से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और एक प्रश्न याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, आप कहेंगे जी नहीं, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, और साथियों एक पॉइंट और आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, यानी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को? बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो जो भी प्यारे दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, सर्वोच्च न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद धम्म नीति को अपनाया था? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। मगध युद्ध है, तक्षशिला युद्ध है, कलिंग युद्ध है, उज्जैन युद्ध है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। चलिए, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद धम्म नीति को जो है अपनाया था? बताएं। तो आप देखेंगे साथियों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध से सवाल पेपर में बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, 261 ईसा पूर्व में, कब? 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म नीति अपनाई थी। अब यहां पर एक सवाल पूछा गया था कि आपसे सीधा सवाल किया था कि कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था, तो आप बताएंगे 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल देखें, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है कहां पर हुआ था? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें फटाफट आप लोग। चलिए साथियों, जो फैक्ट साथ साथ बताया जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते हुए चलें। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, जिसका नाम जो है अब प्रयागराज हो गया, आप जानते हैं। तो हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है कहां पर हुआ था भाई? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कब हुआ था इनका जन्म? 29 अगस्त, क्या भाई? 29 अगस्त 1905 को जो है हुआ था। ठीक है, और इसीलिए साथियों 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के इसी दिन जो है यानी 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कहां होता है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आप लोग छापें। चलिए फटाफट यहां पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। सही उत्तर क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी केरल पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले जो है जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मालाबार तट से टकराता है। ठीक है, और भारत में साथियों अधिकांश वर्षा, लगभग 75% वर्षा जो है इसी मानसून से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखें, ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? और ये प्रश्न दोस्तों आपका यूपी बीएड में पूछा जा चुका है। आप देखेंगे दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44। क्या भाई? आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 44 भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित के लेखक कौन थे? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताएं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं बाणभट्ट ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। तो विकल्प बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है,
विद्युत धारा की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी होती है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर आप लोग बताइए। चलिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो ध्यान रखें आप लोग, एम्पियर। क्या भाई? एम्पियर। जो लोग सी ऑप्शन पर यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? और डबल स्टार लगाएं इस क्वेश्चन पर। बीएड प्रवेश परीक्षा का ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? बताएं दोस्तों। देखिएगा, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है आप देखेंगे 2009 में, कब? 2009 में संसद द्वारा पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को जो है 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। तो डी ऑप्शन पर 2009 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या है? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 61 पर, किस पर? ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों आप देखेंगे जो है अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो भाई ये आपका ये प्रावधान किस आर्टिकल में? 61 में है, 61 अनुच्छेद 61 में है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है ये क्या है? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतिहास के अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। इतिहास के अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें हम पानीपत के प्रथम युद्ध की, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। कब, किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। ठीक है, दूसरे युद्ध की बात करें साथियों, इसमें जो है आप देखेंगे दूसरा युद्ध 1556 में हुआ। कब? 1556 में हुआ, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ठीक है, और जो तीसरा युद्ध हुआ था साथियों, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। किसके मध्य हुआ था भाई? ये आप देखेंगे मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। कब? 1761 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम यहां पर आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग दीजिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप देखेंगे साथियों, जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर कैल्सीफेरॉल पर, किस पर? कैल्सीफेरॉल पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी कमी से साथियों बच्चों में जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है विटामिन डी का वो है साथियों सूर्य का प्रकाश। क्या भाई? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन ये रहा, काली मिट्टी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चावल है, गेहूं है, कपास है, जूट है। काली मिट्टी के बारे में सवाल पेपर में बन चुका है, कई बार आया हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर सी पर कपास पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है, जो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, और इसे जो है रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। क्या? इसे जो है रेगुर मृदा या ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कपास की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। ऑप्शन सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। हेल्प आपको यहाँ पर 100% श्योर मिलेगी, और जो भी कंटेंट यहाँ आपको दिया जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल निम्नलिखित में से कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, और आपका दिया है 7 वर्ष। सवाल नंबर 21 का आंसर आप लोग दे सकते हो यहाँ पर भाई। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल निम्नलिखित में से कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपका दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दक्षिण भारत के चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन थी? बताएं। दक्षिण भारत के चोल प्रशासन की
सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे सुदृढ़ ग्राम स्वशासन प्रणाली। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट है दोस्तों। चोल साम्राज्य की सबसे अद्वितीय विशेषता उनका जो है स्वायत्त शासी ग्रामीण प्रशासन था। तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, सेंटीग्रेड माप का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, बताएं। सेंटीग्रेड माप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है एंडर्स सेल्सियस के द्वारा। किसके द्वारा? एंडर्स सेल्सियस के द्वारा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का मानक समय, भारत का जो है मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा पर आधारित है? ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 और इसका आंसर आप करेंगे 24 का राइट आंसर क्या है बताएंगे आप लोग। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा पर आधारित है? सवाल नंबर 24 का राइट आंसर आप बता सकते हो। तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं किस पर, जो भी साथी जा रहे हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ये जो है प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य निहित हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य निहित हैं और इनका उल्लेख अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 51 है। क्या भाई? अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 51 है और अगर आपसे पूछेगा भाग तब आप बताइएगा 4A। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आपसे सवाल क्या बनेगा? एक सवाल और बनता है कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपका साथियों रूस के संविधान से ली गई है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी एक प्रश्न बनता है पेपर में कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो इसका जो आंसर होगा साथियों, जो मौलिक कर्तव्य है इसे 42वें संविधान संशोधन, कब? एक सेकंड देखिएगा, हाँ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त आंसर बताइएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या भाई? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन साथियों दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। ऑप्शन बी आपका राइट है। और कांग्रेस की स्थापना साथियों 1885 में आप जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को हुई। किसके द्वारा करी गई? A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक, ये रहा अगला सवाल, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? पता होना चाहिए, महावीराचार्य के द्वारा। ऑप्शन बी जो दिया है ये क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। सवाल नंबर 28 दिया है, आप लोग आंसर बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर, अनायमुड़ी पर, विकल्प बी पर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। इसका उत्तर आप बताएंगे। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, राष्ट्रपति पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 280, क्या भाई ये याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। तो बी ऑप्शन के सी ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 30 क्वेश्चंस को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे इसकी संख्या बढ़ा के 50 कर दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा।
ठीक, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास जो लोग यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है, और हमने आपसे कहा यहाँ पर आपको थ्योरी क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है इसको आप लोग अभी से बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करते हुए अगर आप चलेंगे तो आने वाले समय में आपको समस्या नहीं होगी। और जीके जीएस में तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी। ये जो क्लास आप कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।